वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी टेस्ट नंबर 492। टेस्ट नंबर 492 है यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण फसलों की जल आवश्यकता में वृद्धि होगी। वैश्विक तापन से हाइड्रो पावर क्षमता में वृद्धि होगी। तटीय प्रदेशों में समुद्री जल के फैलने से आसपास की भूमि कृषि करने योग्य उर्वर हो जाएगी। देखिए, सैलिनिटी बढ़ जाएगी ना, लवणीय जल होता है ना, तो उसकी तो उर्वरता कम हो जाएगी ना। कम होगी तो करिए ज़रा एलिमिनेट इसको, पूरा आंसर मिलेगा आपको। दूसरा भी जो आपको पता नहीं होगा फिर भी इनकरेक्ट हो जाएगा वो। वैश्विक तापन से हाइड्रो पावर क्षमता घटती है, बढ़ती नहीं है। केवल एक ही यहाँ पर सही है, बाकी दोनों के दोनों गलत। तो कथन 1 करेक्ट है, 2 और 3 सही नहीं है। वैश्विक तापन में वृद्धि के कारण वाष्पोत्सर्जन अधिक होगा, जिसके फलस्वरूप फसलों की जल उत्पादक क्षमता भी बढ़ेगी। और वैश्विक तापन में वृद्धि से पर्वतों के ग्लेशियर पिघलेंगे, जिससे दोनों गोलार्धों में हिम आवरण में कमी आएगी। इससे नदियों की जल उपलब्धता में कमी आएगी और इसके प्रभाव स्वरूप हाइड्रो पावर क्षमता में कमी आएगी, बढ़ेगी नहीं। इसने गलत है दूसरा स्टेटमेंट। अब देखिए, चूँकि समुद्र का पानी होता है खारा, कैसा होता है? खारा होता है, लवणीय जल होता है। अतः तटीय क्षेत्रों में या फिर कृषि योग्य क्षेत्रों में जब समुद्री जल घुसेगा तो क्या होगा, जो कृषि योग्य भूमि है वहाँ की वो अनुर्वर हो जाएगी, मतलब उसकी जो उर्वरता है वो प्रभावित होगी, अर्थात भूमि अनुर्वर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। जलवायु परिवर्तन के स्वास्थ्य पर प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, जलवायु परिवर्तन निम्नस्थ तटीय क्षेत्रों, छोटे द्वीपों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को अधिक प्रभावित करेगा और लोगों में कुपोषण जैसी समस्याओं में वृद्धि उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की तुलना में निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में अधिक होगी। देखिए, पहला वाला तो करेक्ट है, लेकिन दूसरा वाला गलत है, क्योंकि उच्च अक्षांशों में अधिक होगी इन कंपेरिजन टू निम्न अक्षांश, लेकिन ये उल्टा लिखा है यहाँ पर, इसलिए गलत है। दूसरा वाला केवल 1 करेक्ट हो जाएगा। तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण तूफान, समुद्र स्तर में वृद्धि आदि का प्रभाव सबसे पहले निम्नस्थ तटीय क्षेत्रों में तथा छोटे द्वीप पर पड़ता है, जिसके कारण इस क्षेत्र के लोगों में बीमारी, मृत्यु एवं बाधित आजीविका का खतरा जो है वो अधिक रहेगा। जलवायु परिवर्तन का जहां निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, वहीं उच्च अक्षांशों में तापमान के बढ़ने के कारण जल की उपलब्धता के साथ साथ वनस्पतियों व कृषि फसलों का पलायन भी जो है वो निम्न अक्षांश की ओर होगा, जिससे उच्च अक्षांशों में सकारात्मक प्रभाव दिखेगा, जबकि निम्न अक्षांश के वे क्षेत्र जो वर्षा पोषित कृषि द्वारा उत्पादन करते हैं परिवर्तनशील वर्षण एवं तापमान में वृद्धि से प्रभावित होंगे और खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी आएगी और साथ ही क्या होगा, कुपोषण जैसी समस्याएं बढ़ेंगी। तो अगर आप इस पूरे पहरे को पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि उच्च अक्षांश में ज़्यादा है और निम्न अक्षांश में कम। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने में से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, राष्ट्रीय नाभिकीय मिशन जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत 8 राष्ट्रीय मिशनों में शामिल है। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन को 24 अगस्त 2009 को प्रधानमंत्री परिषद द्वारा मंजूरी दी गई थी। देखिए, दूसरा वाला करेक्ट है, पहला वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रीय नाभिकीय मिशन जलवायु परिवर्तन पर जो 8 राष्ट्रीय कार्य योजना के मिशन है उसमें शामिल थोड़ी है, नहीं है, केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हैं जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत शामिल मिशन। 8 मिशन है, इम्पोर्टेंट है। पहला है राष्ट्रीय सौर मिशन, दूसरा है राष्ट्रीय जल मिशन, इसी सीक्वेंस में याद रखना। तीसरा है राष्ट्रीय जलवायु मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन, और क्या है, राष्ट्रीय सतत पर्यावास मिशन, राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन और हिमालय पारितंत्र को टिकाऊ बनाने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन है। इसमें कहीं पर भी बात नहीं की गई है राष्ट्रीय नाभिकीय जैसे मिशन की। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट क्या है, हरित भवन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे कि
सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, किंतु बायोमास का प्रयोग नहीं किया जाता। ग्रह एक रेटिंग तंत्र है जिसका उद्देश्य ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइन करने में मदद करना है और ग्रह हरित भवन के पूरे जीवन चक्र के पर्यावरणीय निष्पादन का मूल्यांकन करता है। इसका कोई पूर्ण रूप है ग्रह का? देखिए पहला गलत है, क्योंकि हरित भवन में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का यूज़ होगा, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, फिर बायोमास भी तो एक नवीकरणीय ऊर्जा है ना, तो गलत है। ये बोल रहा है कि बायोमास का नहीं होगा। बाकी दूसरा तीसरा करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए हरित भवन में परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों में कमी लाकर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों, नवीकरणीय, ध्यान से सुनिएगा, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों और पवन तथा बायोमास के प्रयोग से ऊर्जा प्राप्त की जाती है, यानी तीनों से। दिन के प्रकाश का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खिड़कियों का निर्माण किया जाता है। और ग्रह समन्वित आवास मूल्यांकन हेतु हरित रेटिंग ग्रह मतलब भारत का एक रेटिंग तंत्र है और यह अपशिष्ट एवं संपूर्ण पारिस्थितिकीय प्रभाव के न्यूनीकरण का प्रयास करता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटाट असेसमेंट। क्या है? ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटाट असेसमेंट। हैबिटाट माने क्या होता है? आवास, निवास। अब देखिए इसका उद्देश्य है ग्रीन बिल्डिंग डिज़ाइन करने में मदद करना तथा दक्ष संसाधन उपयोग एवं संसाधन क्षमता का संवर्धन कर भवन में रहने वाले लोगों को बेहतर जीवन गुणवत्ता प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, तीन तीन बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है अम्ल वर्षा के कारण मृदा की उत्पादकता में हार्श होता है। क्या? निम्न मृदा पीएच मृदा के सूक्ष्म जीवों की संख्या में कमी लाती है। 7 के नीचे गया तो निम्न है, ऊपर गया तो उच्च है। यहाँ अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। किसी वातावरण में किसी सूक्ष्म जीव की जातियों के प्रसार एवं उत्पादन दर को पीएच निर्धारित करता है। बिल्कुल ये करेक्ट है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही पूछा है ना, ऑप्शन नंबर बी 1 2 3। तो उपरोक्त सारे के सारे सत्य हैं। अम्ल वर्षा के कारण मृदा की उत्पादकता में कमी होती है, यानी हार्श होता है। निम्न मृदा पीएच के सूक्ष्म जीवों की संख्या, निम्न मृदा पीएच मृदा के सूक्ष्म जीवों की संख्या में कमी लाता है। इन सूक्ष्म जीवों का कार्य मृत एवं विघटनशील पत्तियों तथा वन भूमि के दूसरे कार्बनिक कचरों का क्या करना है? अपघटन करना है, डिकम्पोज करते हैं ये। किसी वातावरण में किसी सूक्ष्म जीव की जातियों के प्रसार एवं उत्पादन दर को क्या बोलते हैं? पीएच बोलते हैं, पीएच। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। क्या क्या है? अस्थमा है, श्वसन संबंधी बीमारियां, दीर्घकालिक ब्रंकाइटिस, पल्मोनरी एम्फीसेमा और है कैंसर। उपरोक्त में से कौन सा से अम्ल वर्षा के कारण मानव के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव हैं? हम इनकी पहले भी चर्चा कर चुके हैं। बिल्कुल इसका आंसर अस्थमा भी होना चाहिए। श्वसन संबंधी बीमारियां भी होती हैं, दीर्घकालिक ब्रोंकाइटिस भी होगा इसमें, और पल्मोनरी एम्फीसेमा भी होगा, कैंसर भी होगा। तो सारे के सारे तो होंगे 1 2 3 4। चलिए कॉमा लगा कर देते हैं 5 भी, क्योंकि 5 है वहाँ पर। क्वेश्चन याद रखिएगा सबको। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के संबंध में विचार करना है। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन सर्वाधिक क्षमता वाला एवं सबसे बड़ा ओजोन विघटनकारी पदार्थ है। बिल्कुल करेक्ट है, इतने समय से पढ़ रहे होगे, इतना तो पता चल गया होगा ना। CFC का प्रयोग रेफ्रिजरेटरों में, आपके एयर कंडीशनर आदि में प्रणोदक के रूप में होता है। बिल्कुल करेक्ट है ये वाला भी स्टेटमेंट। इसका उपयोग मशीन तथा धात्विक वस्तुओं की सफाई करने वाले विलायक के रूप में, आग बुझाने वाले कारक के रूप में होता है। बिल्कुल ये तो सारे के सारे करेक्ट हो गए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मुख्य उपयोग क्या क्या हैं। CFC का उपयोग है रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर में प्रशीतक के रूप में, कूलेंट के रूप में, प्रणोदक मतलब प्रोपेलेंट के रूप में, एरोसोल स्प्रे में इसका यूज़ होता है, और फॉर्मिंग एजेंट के रूप में प्लास्टिक निर्माण में इसका यूज़ होता है, और मशीन एवं धात्विक वस्तुओं की सफाई करने के विलायक जो होते हैं, क्लीनिंग सॉल्वेंट जो बनते हैं, उसमें भी इसका यूज़ होता है। आग बुझाने वाले कारक में इसका यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। वायुमंडलीय ओजोन मापन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना। पहला स्टेटमेंट है वायुमंडलीय ओजोन का मापन डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है। वायुमंडलीय ओजोन की माप डॉप्सन यूनिट में व्यक्त की जाती है, और वायुमंडल में ओजोन का औसत सांद्रण करीब 300 डॉप्सन यूनिट है। 300 होता है या 1000 डॉप्सन पर यूनिट होता है?
देखिए 300 ही होता है, करेक्ट है बिल्कुल, पहला दूसरा सारे के सारे तो करेक्ट हो गए, डी है इसका आंसर। तो वायुमंडल में ओजोन का औसत सांद्रण करीब 300 डॉप्सन यूनिट है और कोई ओजोन क्षेत्र जहां का सांद्रण 220 डॉप्सन यूनिट से नीचे गिर जाता है वह ओजोन क्षेत्र का भाग, ओजोन छिद्र होल का भाग जो है वो माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षरण के प्रमुख कारण हैं, कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि आपको कौन सा करेक्ट होगा इनमें से। क्या क्या होता है ओजोन छिद्र के कारण, इनमें से बताइए। ध्रुवीय समताप मंडल बादल, ध्रुवीय भंवर, सक्रिय क्लोरीन का प्रभाव और हाइड्रोजन गैस की सांद्रता। देखिए हाइड्रोजन गैस की सांद्रता तो नहीं होगा इसमें, इसका आंसर। तो 4 को करिए एलिमिनेट जरा। ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल हैं, ध्रुवीय भंवर है, सक्रिय क्लोरीन का प्रभाव है, ये तीनों हैं। 1 2 3 हो गया इसका आंसर बी। तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षरण के 3 प्रमुख कारण हैं, वो हैं ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल, ध्रुवीय भंवर और सक्रिय क्लोरीन का प्रभाव। ये बहुत ज़्यादा, और ऐसा कुछ नहीं है कि हाइड्रोजन गैस की सक्रियता। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तीन स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि आपको कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ध्रुवीय समताप मंडल बादल क्लोरीन यौगिकों के भंडार को स्वयं में समेटे रहते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन क्लोरीन यौगिकों से क्लोरीन मुक्त होकर ओजोन का क्षरण करती है। भाई ध्रुवीय समताप मंडल बादल ओजोन विघटन हेतु जिम्मेदार नहीं है। अच्छा देखिए, एक तरफ कुछ और कह रहा है, एक तरफ कुछ और कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि ओजोन क्षरण का कारक है, और वहीं तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल ओजोन विघटन हेतु जिम्मेदार नहीं है। अब या तो ये ब्लंडर है या फिर ये दोनों ब्लंडर हैं। क्या है? देखिए ऊपर वाले तो करेक्ट है दोनों, ये ही गलत है क्योंकि ये होती है। तो इसका आंसर 3rd को कर दीजिए एलिमिनेट, आपको आंसर मिलेगा बिल्कुल। 1 और 2 सही है फिर इसका आंसर। तो कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल क्लोरीन यौगिकों के भंडार को स्वयं में समेटे रहते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इन क्लोरीन यौगिकों से क्लोरीन मुक्त होकर ओजोन का क्षरण करती है, इसलिए ध्रुवीय समताप मंडलीय बादल ओजोन विघटनकारी हेतु जिम्मेदार हैं, विघटन के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ लिखा है नहीं है। तो करेक्ट इनकरेक्ट 1 और 2। तो 10 प्रश्न थे ये इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के। अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार तो कर ही लेना। चलिए धन्यवाद, जुड़े रहिए, सब्सक्राइब रखना, एक लाइक करना।